क्लियर कट। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। खबरों के जाल में आपका सरोकार कहीं खो न जाए और बयानों के शोर में मुद्दे गायब न हो जाएं, इसीलिए एक खास शो आपको जरूर देखना चाहिए जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो वोट अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी को मां के नाम की भद्दी गाली देना, माइक से उनके नारे लगवाना क्या आरजेडी और कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है? क्या इस घटना ने बिहार चुनाव में एनडीए के लिए एक मजबूत नींव रख दी है? पिछले एक हफ्ते से इस बात पर एक सियासी बहस छिड़ी हुई थी। चुनावी नफा नुकसान का हिसाब किताब लगाया जा रहा था और इस बीच आज पीएम मोदी ने जिस इमोशनल अंदाज में इस मुद्दे को बिहार में उठाया है, उससे उनके बड़े असर की झलक तो दिखी गई है। आज इंडी गठबंधन की बेचैनी भी बढ़ गई होगी। उस भद्दी गाली का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की आंखें आज नम हो गई और उसे देखकर कईयों की आंखें भर आई। मां की गाली की टीस सबकी एक तरीके से दिलों में उभर आई और वही आंसू बनकर छलक भी पड़े। देखिए जरा। बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। तो पीएम मोदी की इस अपील के बाद ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने का तेजस्वी यादव का एक नया खेल भी खराब हो गया है। वोट अधिकार यात्रा से राहुल कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की जो कोशिश कर रहे थे, पीएम मोदी ने एक झटके में उस पर एक तरीके से पानी फेर दिया और इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं के दिमाग में भी एक कुलबुलाहट जरूर मच रही होगी कि वोट अधिकार यात्रा के मंच से हुए उस गालीकांड की हमने समय रहते निंदा क्यों नहीं की। पीएम मोदी ने गालीकांड पर एक दो दिन नहीं, पूरे एक हफ्ते इंडी गठबंधन को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। यह घटना 27 अगस्त की है, जब बिहार के दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के मंच से उन्हें बेहद भद्दी गाली दी गई, माइक से उसके नारे लगवाए गए और पूरा देश इस हिमाकत पर एक तरीके से सन्न रह गया था। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी खुलकर बेशर्मी जताती रही, उसे सही ठहराने के लिए सियासी बयानबाजियों की लिस्ट दिखाती रही और उधर इंडी गठबंधन के बाकी नेता इस गालीकांड पर चुप रहकर एक तरीके से उसे मौन स्वीकृति देते रहे। पीएम मोदी ने आज उन सब को एक साथ निशाने पर लिया। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो
सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। तो पीएम मोदी ने एक झटके में पूरा माहौल सेट कर दिया, सीधा मैसेज दे दिया कि आरजेडी और कांग्रेस में सत्ता पाने की जबरदस्त बेचैनी है। सत्ता को अपना खानदानी हक मानने वाली बेचैनी जो अब छिप नहीं रही, इनसे भद्दी गालियां बनकर निकल रही, मां की गाली तक पहुंच गई। पीएम मोदी ने अपनी इमोशनल अपील को छठी मैया से जोड़ दिया, कह दिया कि इस गाली कांड के प्रायश्चित के लिए आरजेडी और कांग्रेस को छठी मैया से माफी मांगनी पड़ेगी। बिहार का लोक आस्था का महापर्व है छठ, और इस महापर्व में डूबते और उगते सूर्य को साक्षी मानकर जिन षष्ठी देवी की पूजा होती है, उन्हें श्रद्धा विश्वास के साथ अपनी मां के रूप में देखता है बिहार का हर आदमी। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने बिहार में अपने साथ गाली कांड को जब छठी मैया से जोड़ा तो बिहार की महिलाएं सीधे सीधे उससे कनेक्ट हुई, और इस तरीके से कनेक्ट हुई कि उसका असर अगर आने वाले बिहार चुनाव पर पड़ जाए तो एक कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार चुनाव के आसपास ही छठ का पर्व होता है, और इस पर्व के जरिए हर मां अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है। प्रधानमंत्री के मां के बहनों को नहीं गाली दिया गया, हमारे पूरे देश के माता बहनों को मां के गाली दिया गया, हम लोग को गाली दिया गया, पूरा बिहार देश का महिलाओं को गाली दिया गया है। सब मां दुखी है, एक मां नहीं दुखी है, पूरा बिहार की मां दुखी है। उनको गाली दिए तो हमको भी गाली दिए। तो आप लोग क्या चाहती हैं अब कि माफी मांगना चाहिए? माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए चाहिए। प्रधानमंत्री का जो माँ के गाली दे दे उससे बदतर इंसान है, वो किसी को छोड़ेगा? ये तो बहुत गंदी आदत है। उनको गाली दिए तो हम लोग भी तो है, तो हम लोग को भी हुआ ना। गाली तो बहुत गाली होता है, माँ को दो या किसी भी माँ को दो, माँ को दिया ना, किसी का भी माँ ही होती है। हम लोग को भी बुरा लगा। तो पीएम मोदी की इमोशनल अपील का जो असर दिख रहा है, बीजेपी उससे बिहार में एक बड़ा मैसेज उसके जरिए देना चाहती है, और इसीलिए पीएम के गाली कांड के मुद्दे पर 4 सितंबर को बिहार बंद का फैसला किया गया है। पीएम मोदी की इमोशनल अपील क्यों बिहार विधानसभा में बड़ा खेल दिखा सकती है, यह समझने के लिए बिहार में पिछले 3 विधानसभा चुनाव के में जो महिलाओं का फैक्टर रहा है, उसका आंकड़ा भी आपको देखना और समझना चाहिए। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की वोटिंग का परसेंटेज था 54.49, यानी कि समझ लीजिए 54.5%, और पुरुष वोट पड़े थे उससे कम, यानी कि 51.12%। 2015 में तो आप जब ये आंकड़ा देखेंगे तो आपको और हैरानी होगी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोट परसेंट था 60.48, यानी कि 60% से ऊपर, 60.5%, जबकि पुरुषों का परसेंटेज उससे करीब करीब 7% कम था, 53.32%। आप सोचिए, और इसमें आप ये जानकर और हैरान हो जाएंगे कि 243 सीटों में से 202 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाला था, और 2020 में भी ये ट्रेंड कमोबेश बरकरार रहा, और 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट परसेंट था 59.69%, जबकि पुरुषों के लिए आंकड़ा था सिर्फ 54.68%। और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए 2020 में, उसमें 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। और ये आंकड़ा और भी महत्वपूर्ण है कि जिन 167 सीटों पे महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया, उसमें से 90 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। ये डेटा बताता है कि महिला वोटरों का झुकाव एनडीए की तरफ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि छठ पर्व के दौरान
मां से जुड़ी गाली का मुद्दा तो गरमाएगा ही, और जब ऐसा होगा तो वोट पर भी उसका एक इमोशनल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। पीएम मोदी की अपील ने कैसे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है, इसकी झलक कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बयान में भी दिख रही। सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। तो कांग्रेस एक तरीके से डिनायल मोड में है और उससे बिहार चुनाव में पीएम गाली कांड का इंपैक्ट शायद अब समझ में आने लगा है। लेकिन अब आपको तेजस्वी यादव का एक वीडियो दिखाते हैं जो पीएम मोदी की इमोशनल अपील से पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। ये वीडियो जरा देखिए। ये वीडियो तेजस्वी यादव का है जो पटना के मरीन ड्राइव पर कुछ नौजवानों के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था, लालू बिना चालू बिहार न हो। तो पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और कल उस यात्रा का समापन था और उसी के बाद तेजस्वी के डांस का ये वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो के साथ खबर यह फैलाई गई कि मरीन ड्राइव पर डांस कर रहे युवाओं की अपील पर तेजस्वी का काफिला रुका और उन्होंने इन युवकों के साथ डांस किया। इसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि बिहार में युवाओं के बीच तेजस्वी कितने लोकप्रिय हैं। लेकिन बाद में ये भेद खुल गया और भेद ये खुला कि इस वीडियो में तेजस्वी का भांजा भी शामिल और वीडियो को उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी शेयर किया। इस वीडियो को देखकर लोगों के मन में सवाल अचानक उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वोट अधिकार यात्रा खत्म होने के चंद घंटे बाद ही तेजस्वी यादव पटना के मरीन ड्राइव पर पहुंचकर डांस का वीडियो बनाने लगे। अगर इसके जरिए उन नौजवानों के बीच अपनी लोकप्रियता का डंका पीटना चाह रहे थे तो उनका एक तरीके से दांव भी पीएम मोदी के इमोशनल अपील के सामने हवा होता दिखाई दे रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के उस इमोशनल स्पीच के बाद अब अगर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बिहार को लेकर किसी चीज की है तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान की। तो अब क्लियर कट में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहां और क्यों एक साथ जुट रहे हैं अमेरिका के सारे दुश्मन। तो युद्ध में दुश्मन को हराना बड़ी जीत नहीं है, बल्कि बिना जंग लड़े ही दुश्मन को घुटनों पर ला देना बहुत बड़ी बात है। करीब 2500 साल पहले चीन के दार्शनिक सुन जू ने यह बात कही थी और आज भी चीन कमोबेश इसी नीति पर चल रहा है। यह बात हम आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी झलक अब से चंद घंटे बाद दिखने वाली। चीन में डिप्लोमेसी का चैप्टर तो कंप्लीट हो गया और अब बारी है शक्ति प्रदर्शन की और पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने। एससीओ समिट खत्म होने के बाद चीन में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जैसा इस पैमाने पर इससे पहले कभी नहीं देखा। तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 सितंबर को अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन करने जा रहे हैं और इस परेड में चीन अपने लेटेस्ट हथियार जैसे कि एंटी शिप मिसाइलें, अंडर वाटर ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लेजर डिफेंस और परमाणु मिसाइलों का जोरदार प्रदर्शन करेगा। कहा जा रहा है कि इस परेड को बहुत ही हाई लेवल पर कोरियोग्राफ किया गया है क्योंकि मकसद है अमेरिका समेत दुनिया को चीन की ताकत दिखाना। असल में दुनिया में ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका की वर्ल्ड लीडर वाली इमेज पर लगातार संदेह बड़ा होता जा रहा है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। ट्रंप ने सबके खिलाफ टैरिफ और ट्रेड वॉर छेड़ रखा है। ऐसे में चीन अपनी सैन्य ताकत और राजनयिक दबदबे की एक बड़ी नुमाइश दुनिया के सामने करना चाहता है। यूं तो चीन में पहले भी सैन्य परेड होती रही, पहले भी मिलिट्री परेड होती रही, पहले भी चीन अपने तबाही के हथियारों की नुमाइश करता रहा है, लेकिन इस बार मौका एकदम अलग है
क्योंकि इस बार बीजिंग से अमेरिका को कूटनीति के बाद अब एक रणनीतिक मैसेज देने की तैयारी है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे, तो सुनिए। परेड के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान तो मौजूद रहेंगे ही, उनके साथ साथ करीब 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और नेताओं को मेहमान के तौर पर इस परेड में शामिल होने का न्योता चीन ने भेजा है। जरा कल्पना कीजिए कि बीजिंग में हजारों चीनी सैनिक जब मार्च कर रहे होंगे, फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हथियारों की प्रदर्शनी चल रही होगी और मंच पर पहली बार एक साथ अमेरिका के 4 बड़े विरोधी खड़े होंगे, जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग और मसूद पेजेश्कियान। इसीलिए जानकार मान रहे हैं कि ये चारों जब एक साथ खड़े होंगे तो अमेरिका समेत दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि दुनिया की रीति और नीति को लेकर एक नई धुरी तैयार होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान के लिए इस मिलिट्री परेड के क्या मायने। तो चीन ने इस मेगा परेड के लिए भारत को भी न्योता दिया था, लेकिन भारत की तरफ से इस परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। तो एक दिन पहले तो प्रधानमंत्री मोदी चीन में ही थे, फिर परेड में शामिल क्यों नहीं हुए। तो आपको ये जानना होगा कि चीन ये शक्ति प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहा है, और ये जानने के लिए आपको इतिहास का पन्ना पलटना हो। तो असल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1937 से 45 के बीच जापान ने चीन के एक बड़े हिस्से पर हमला किया था, कब्जा कर लिया। जापानी सैनिकों ने चीन में इतिहास की क्रूरता की हदें पार कर दी। लाखों चीनी लोगों को मारा गया, महिलाओं से बलात्कार हुए और हजारों चीनी नागरिकों को गुलाम बना लिया। जापानी सैनिकों ने चीनी नागरिकों के साथ जानवरों से भी ज्यादा क्रूर व्यवहार किया। ये सच्चाई है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया में अगर किसी देश को सबसे ज्यादा अपमानित होना पड़ा था तो चीन उसमें से एक था। लेकिन ये इतिहास है। अब बड़ी बात यह है कि चीन अब बहुत ताकतवर हो चुका है और अपने इतिहास को अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर को 80 साल जब पूरे हो रहे हैं तो चीन दावा करता है कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत में उसने जापान की सेना को हरा दिया था और उसी का जश्न मनाने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए परेड का आयोजन उसने किया है। लेकिन दुनिया की रणनीति समझने वाले लोग ये मानते हैं कि चीन का ये मेगा परेड जापान और अमेरिका समेत उसके सभी विरोधियों को एक मैसेज है। तो इस मिलिट्री परेड की पृष्ठभूमि और इसके मकसद को देखते हुए भारत ने साफ कर दिया कि भारत अपने दोस्त जापान के साथ। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी चीन से पहले जापान गए थे, जहां उनका जोरदार भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत और जापान मिलकर एशिया की सदी को और मजबूत करें। जापान भारत में अगले 10 सालों में 68 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करने वाला है, यानी भारत और जापान की दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत होने वाली। ऐसे में चीन की मिलिट्री परेड में शामिल होने का कोई औचित्य ही नहीं। चीन की इस मिलिट्री परेड का आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिमी देशों से चीन की दुश्मनी बढ़ चुकी, अमेरिका के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बनी हुई, और हाल के 2-3 महीनों को अगर छोड़ दें तो भारत के साथ भी चीन के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, कोई बहुत मधुर नहीं रहे, और बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आपको याद होगा कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था, और इसी एहसान का कर्ज उतारने अब शहबाज शरीफ से लेकर और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर तक सब बीजिंग पहुंचे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और उनकी स्पेशल ट्रेन की। किम जोंग अपनी हरे रंग की ट्रेन में सवार होकर बीजिंग पहुंचे और किम जोंग का परिवार पीढ़ियों से इस ट्रेन का इस्तेमाल करता रहा है, और ये ट्रेन कई मामलों में वाकई बहुत स्पेशल है। इस ट्रेन में वो सब कुछ है जो किसी राष्ट्राध्यक्ष के दफ्तर में होता है। तो इस ट्रेन में 10 से 15 डिब्बे हैं और इनमें से कुछ का इस्तेमाल सिर्फ किम जोंग ही करते हैं, बाकी डिब्बों में सिक्योरिटी गार्ड और डॉक्टर्स होते हैं। इस ट्रेन में एक रेस्टोरेंट भी है
जो बख्तरबंद मर्सिडीज के लिए इसमें जगह बनाई गई है और इसके अलावा ट्रेन में कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडियंस चैम्बर, बेडरूम, सैटेलाइट फोन कनेक्शन और फ्लैट स्क्रीन टीवी जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। एक और बात है कि किम की ये ट्रेन सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलती है, यानी कि एक स्लो ट्रेन। हरे रंग की ये ट्रेन किम के परिवार का एक अहम हिस्सा है और असल में किम के जो पिता थे उत्तर कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल, वो हवाई यात्रा के विरोधी थे और ज्यादातर सफर वो ट्रेन में ही करना पसंद करते थे। 2001 में किम के पिता ने 20,000 किलोमीटर का सफर तय करके उन्होंने मॉस्को की यात्रा की थी। 2011 में ट्रेन में सफर करते समय ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत भी हो गई। 2011 में जब किम जोंग ने सत्ता संभाली तो उन्होंने भी इस ट्रेन का इस्तेमाल जारी रखा और उत्तर कोरिया का तानाशाह बनने के बाद किम का ये 10वां विदेशी दौरा है और किम जोंग ट्रेन से चीन, रूस और वियतनाम की यात्रा पहले भी कर चुके हैं। 2023 में इसी ट्रेन से रूस का भी दौरा किया था उन्होंने और इससे पहले 2019 में किम जोंग जब चीन आए थे तब भी इसी ट्रेन की सवारी की थी। तो एक बार फिर किम चीन में हैं और किम जोंग ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन भी बीजिंग में हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि कल सुबह जब बीजिंग के तियानमेन चौक पर जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग एक साथ होंगे तो अमेरिका टकटकी लगाए देखेगा। असल में जापान ने सरेंडर अमेरिका के सामने किया था, लेकिन जश्न चीन मना रहा। इसीलिए कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि चीन की इस परेड का एक मकसद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की जीत के इतिहास पर लाल पर्दा डालना भी हो सकता है। खैर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिका विरोधी खेमे का एक साथ एक मंच पर होना दुनिया के दो धड़ों में बंटने का एक नया संकेत तो खैर है ही। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सोशल मीडिया स्टार्स के लिए एक नर्कगाह बन चुका है।